सीखने जा रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सेकेंड चैप्टर शोषण। शोषण को पढ़ रहे थे। शोषण में ही हम लोग देखेंगे, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे ऑक्सी शोषण के बारे, अनऑक्सी शोषण के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अनऑक्सी शोषण के बारे में। और पिछली क्लास में अनऑक्सी शोषण के बारे में देखे थे, आज देखेंगे ऑक्सी शोषण के बारे में। ऑक्सी शोषण तो देखिएगा, ऑक्सी शोषण क्या है समझिएगा। तो ये शोषण की वे अभिक्रिया है जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, आवश्यक होती है। और ऑक्सीजन आपकी आवश्यक होती है तो उसे ऑक्सी शोषण कहलाती है। इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें ऑक्सी शोषण कहते हैं। ऑक्सी शोषण की अभिक्रिया अनगिनत एंजाइम के प्रभाव में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो ऑक्सी शोषण की अभिक्रिया आपका अनगिनत एंजाइमों में आपकी होती है। एंजाइमों में ऑक्सीजन की आवश्यकता, एंजाइमों में माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइमों के प्रभाव में कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो एंजाइमों के प्रभाव होती है उसके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अनऑक्सी शोषण के दौरान बने पायरुविक अम्ल का विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है। जो पायरुविक अम्ल होता है उसका विभिन्न चरणों में, इसका क्या होता है, विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है। अनऑक्सी शोषण के दौरान बने अनऑक्सी शोषण, देखिए जो बनते हैं तो उनका अम्ल क्या था, अनऑक्सी शोषण के दौरान आपको बताएंगे कि पायरुविक अम्ल को क्या होता है, विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। एटीपी बनते हैं जब पायरुविक अम्ल कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। जब पायरुविक अम्ल आपको कहाँ, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइम को प्रभाव में चक्रीय पथ में उसका सरलीकरण होता है। और उसका चक्रीय करण में क्या होता है, उसका सरलीकरण होता है। चक्रीय पथ को हम केस चक्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रीय पथ को केब्स चक्र कहते हैं। इस चक्र का नाम सर हैंस क्रेब्स के नाम पर, जो केब्स चक्र नाम पड़ा था, किसके नाम पर, तो सर हैंस क्रेब्स के नाम पर पड़ा था। अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जो अनऑक्सी शोषण होते हैं उनके फलस्वरूप आपको क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। संपूर्ण प्रक्रम के दौरान कुल 36 अणु एटीपी का निर्माण होता है। टोटल 36 अणु एटीपी का आपका निर्माण होता है। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल 38 अणुओं का निर्माण हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी बनता है। किसके दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी बनते हैं, जो ऑक्सी शोषण के 36 अणुओं में सम्मिलित होकर टोटल 38 एटीपी हो जाते हैं। पहले जो 36 अणु थे शोषण के, उसमें शामिल 2 होकर 38 एटीपी हो गए। तो इस तरह से तो आप हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे परिभाषा हम लोग, तो लिखिए शोषण की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी शोषण कराता है। ऑक्सी शोषण
कहलाता है। अब ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या बताए थे, ये 36 एटीपी अणु का निर्माण करता है। ऑक्सीकरण संपूर्ण परिक्रम के दौरान कुल परिक्रम के दौरान 36 अणु एटीपी का निर्माण करता है। निर्माण करता जो ये निर्माण करता है, एक बात बताया गया था कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइमों के चक्रीय पथ का सरलीकरण होता है। इस चक्रीय पथ को क्या कहते हैं, याद रखिएगा एक बात को आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइमों के प्रवाह में चक्रीय पथ में उसका सरलीकरण होता है। इस चक्रीय पथ को केब्स चक्र कहते हैं। केब्स चक्र कहते हैं। केब्स चक्र किसके नाम पर पड़ा था, तो सर केब्स के नाम पर पड़ा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शोषण के अंतर्गत विभिन्न पथ में होने वाले ग्लूकोजों का विखंडन निम्नलिखित प्रवाह के द्वारा 4 द्वारा दर्शाए। सबसे पहले ग्लूकोज की बात किया जाए तो सबसे पहले ग्लूकोज के कार्बन और ग्लूकोज टूटकर क्या बनते हैं आपका पायरूट जब पाइरूवेट बने तो इसके टूटने से हम लोगों को क्या क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का अभाव। तीसरा बात क्या ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो 3 बात, एक क्या हो जाएगा अनुपस्थिति में क्या क्या होगा। तो देखिए अनुपस्थिति की जब चर्चा की जा रही है
तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये हो जाएंगे अनोक्सी शोषण। ये क्या हो जाएंगे? अनोक्सी शोषण। अनोक्सी शोषण में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होती है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, उसका अनुपस्थित होता है ईस्ट कोशिका में। किस कोशिका में? ईस्ट कोशिका में। ईस्ट कोशिका में। तब इसके बाद क्या बनाता है? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बना जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये चीज बनाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन का अभाव में पेशियों में होता है। इसमें पेशियों में तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। तीसरा बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस जल और प्लस ऊर्जा, ये तीन चीज आपका होगा। तो ये ग्लूकोज से पायरोट बना, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में अनोक्सी शोषण में होते हैं। ये ईस्ट कोशिका में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन का अभाव किसमें? पेशियों में। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबसे पहले क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या हो जाएंगे? तो आपका CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। अब हम लोग जानते हैं, इससे आगे की चर्चा किया जाए आप लोगों के साथ। अब जंतुओं में गैस का विनिमय के बारे में समझिए। जंतुओं में गैसों का विनिमय। जंतुओं में गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं? निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में जैसे विभिन्न प्रकार के परजीवी होते हैं। एक कोशिकीय जीव अम्बीबा होता है आपका, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव, इगोलिया एक कोशिकीय जीव, पैरामीशियम आपका एक कोशिकीय जीव। गैस के विनिमय के लिए अंगों का व्यवस्था नहीं होती है। अब प्रायः सभी श्रेणियों के जंतुओं के श्वसन अंग और रक्त के बीच ऑक्सीजन और किसका कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय एक ही मौलिक सिद्धांत के आधार पर होता है। जो भी श्रेणी के जंतु होते हैं, प्रायः सभी श्रेणी के जंतुओं के क्या होते हैं? श्वसन अंग होते हैं। और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के क्या होता है? विनिमय, जो होता है मौलिक सिद्धांत पे ही होता है, आधार पर होता है। और वह श्वसनवान मौलिक सिद्धांत विसरण जलीय जंतुओं में जल में घुलित होकर ऑक्सीजन को सीधे उनको श्वसनवांग या श्वसनांगों में से रक्त में विकसित हो जाती है। जिन वस्तुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, जिन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे हाइड्रा में आपका ब्लड नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रा में खून नहीं पाया जाता है, तो उन जंतुओं में विसरित ऑक्सीजन उत्तक द्रवों द्वारा या जीव द्रव्य के माध्यम से विसरित होते हैं। जिसमें खून ब्लड नहीं पाए जा रहे हैं जंतु, तो उसमें ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचेंगे? उसको किसके उत्तकों के द्वारा पहुंचेंगे, नहीं तो जीव द्रव्य के माध्यम से विसरित की जाती है। तिलचट्टे अन्य चीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। जो तिलचट्टे होते हैं वह अन्य होते हैं, वो लोग ऑक्सीजन ग्रहण को नहीं करेक्ट करता है। ग्रहण नहीं करता है।
इससे विशिष्ट ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव्यों में पहुंच जाए। जो विशिष्ट ऑक्सीजन होते सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं आपको, सीधे आपको उत्तक द्रव्य में पहुंच जाता है। तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। जो तिलचट्टा का रक्त होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान देने की बात है आप लोगों को यहाँ पे कि जो तिलचट्टा होते हैं तिलचट्टा के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तिलचट्टे के रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। जो रंगहीन तरल पदार्थ का होता है, जो एक क्या होता है, रंगहीन तरल पदार्थ का होता है आपका। यही है कि अन्य कीटों का भी होता है। जो सभी उस श्रेणी के, जितने भी उस श्रेणी के जंतु होते हैं अर्थात कशेरुकी प्राणी होते हैं में यह पाया जाता है। जितना उच्च जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु है उसमें और इसमें कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। उस श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन उसके शोषण अंग जैसे फेफड़े से रक्त में विशिष्ट, जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसको ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन के उनके शोषण अंग से लेकर फेफड़ों तक पहुंच विकसित हो जाती है। फेफड़ों की दीवार से पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती है। फेफड़ों ऑक्सीजन से सीधा विकसित होकर आप फेफड़ों देखिएगा, फेफड़ों की दीवारों से पतली रक्त कोशिका, जो फेफड़ों की दीवार में पतली क्या होती है, रक्त की कोशिकाएं होती है। और फेफड़ों को ऑक्सीजन से सीधे विकसित होकर रक्त ऑक्सीजन से जब विकसित सीधे क्या करते हैं, फेफड़ों को ऑक्सीजन से सीधे विकसित होकर रक्त में चली जाती है। और कहाँ चली जाती है, रक्त में चली जाती है। और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में जाती है। रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। अब हम लोग इसके बारे में लिख ले थोड़ा, जंतुओं के गैस के विनिमय के बारे में। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि बहुकोशिकीय जंतुओं में तो बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अंग पाए जाते हैं। याद रखिए, एक कोशिकीय जीव कौन होता है, प्लाज्मा में अमीबा, एल्यूमिया, पैरामीशियम, ये सब होते हैं। आपको बताया गया था इसके मूल से ये सब तिलचट्टे में क्या होता है, जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं तो वह ऊतकों के द्वारा क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। तिलचट्टे में एक बात ध्यान रखिएगा, कौन, तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं, तो तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं।
आज आप लोग इतना ही तक रहें, इससे आगे कल आप लोग को कल बताया जाएगा मानव के शोषण तंत्र के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।